इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इसे क्यों क्यों कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी का मतलब हो जाता है कि भैया किसी भी तरह का चेंजेस, अगर किसी चीज को स्ट्रेस या स्ट्रेन करने पर जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इन डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। नमस्कार, मैं अमलेश सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम लोग 12वीं कक्षा महाराष्ट्र बोर्ड SYGC कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर का बी जो सेकंड पार्ट है वो शायद शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बोला है कि इसका मतलब होता है कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से ये एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में। ये हमने में पढ़ लिया है कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड एक जगह से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करता टू द सर्टेन एक्सटेंट। तो डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, thus the law of demand fails to explain the quantitative relationship। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो प्राइस के साथ और क्वांटिटी के साथ, चीजों के साथ, जिस चीज का डिमांड किया है उसके साथ प्राइस का क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या है वो इससे डिटरमाइन नहीं हो सकता। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट लाया है। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये इंडिकेट करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेरिएबल चेंज इन अदर वेरिएबल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये रेफर करता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब डिग्री के हिसाब से कितने चेंजेस आ रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड के अंतर्गत, और उसके हिसाब से प्राइस और अदर फैक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब ये डेफिनेशन दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने, बोला देखो कि किसी भी चीज की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज ग्रेट स्मॉल अकॉर्डिंग टू द amount demanded which rises much or little for a given fall in price, quantity demanded falls much or little for a given rise in price। मतलब किसी भी चीज का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर प्राइस राइज हो गया तो उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना बदलाव आ गया, या प्राइस या कीमत घट गई तो उसके क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में कितना बदलाव आ गया, कितने चेंजेस आ गए। ये मतलब उसकी डिमांड, उसको खरीदारी उसकी बढ़ गई, लोग उसको यूज करना ज्यादा कर दिए, क्या हुआ, किस हिसाब से चेंजेस हुआ, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्लियर है डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो। टेक्निकल टर्म बताता है कि रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड और फॉल इन राइज इन प्राइस या फॉल इन प्राइस हुआ तो उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या बदलाव आ रहा है, उसी रेशियो को हम लोग दिखाते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी टू द चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड का विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस में जो भी रेशियो बनता है वही हो जाएगा। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई टाइप की होती है, देखो पहला, दूसरा और तीसरा। पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी, फिर प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कैसा होता है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इतना बदलना, इतना चेंजेस होना क्वांटिटी डिमांडेड का, जितना कि चेंज इन इनकम ओनली अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइस, इंक्लूडिंग द प्राइस, प्राइस को इंक्लूड करते हुए और भी अदर फैक्टर्स में अगर किसी भी तरह का बदलाव आता है, किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं, दैट कम्स अक्रॉस टू इनकम इफेक्ट। यहां पर भी एक्सप्रेस किया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में जितना चेंजेस हुआ, सिंबॉलिकली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस परसेंटेज। डेल्टा ये जो है इसका मतलब हो गया चेंज इन, इसका मतलब हो गया चेंज इन। ये साइन का मतलब ही है कि ये चेंज इन को नोटेट कर रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू द इनकम, वाई रिप्रेजेंट इनकम। तो इसको अब डिवाइड कर दिया। बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब डिवाइड होता मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो इस तरीके से ये बन गया। वेयर वी कैन रिप्रेजेंट कि जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट चेंजेस, क्यू ओरिजिनल डिमांड है, वाई ओरिजिनल इनकम है, डेल्टा चेंज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं हम लोग। क्या है इन डिटेल में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्क बोलती है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अगर किसी एक गुड्स के प्राइस में किसी भी तरह का बदलाव आया तो उसी के साथ साथ दूसरे
कमोडिटी के प्राइस में भी बदलाव आ जाता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। मतलब एक चीज का क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया तो दूसरे का प्राइस रिस्पेक्टिवली चेंज कम या ज्यादा होता रहता है। ये देखिए यहाँ पर सिंबॉलिकली इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट किया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, चेंज इन प्राइस ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ पर ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया डायग्रामेटिकली, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ए विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी डिमांडेड ए, चेंज इन प्राइस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ बी। अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की कहानी बन जाएगी क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या डोनेट कर रही है, ये बता रहा है कि क्यू ए जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड बता रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ए की, और पी बी जो बता रहा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ बी और चेंजेस इन प्राइस डेल्टा पी बी बता रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब यहाँ पे कैसा हो जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि अगर रेशियो, कैसा रेशियो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड का इसके प्राइस के साथ जो रेशियो बनेगा उस रेशियो को बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, प्राइस, चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। अब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, इस तरीके से चेंजेस हो गया। क्यू यहाँ पर जो दिखा रहा है वो क्वांटिटी डिमांडेड रोटेट कर रहा है, डेल्टा क्यू डिफरेंस बता रहा है, चेंजेस पी वैसे ओरिजिनल प्राइस और डेल्टा पी डिफरेंस बता रहा है न्यू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के बीच में। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल ये इसका देखिए यहाँ पर इन डिटेल में देखेंगे और भी चीजें दी हुई है, इसके कर्व के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर इसका कर्व बना के दिया हुआ है। ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड, कितने टाइप की होती है प्राइस इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब कभी भी जीरो चेंज, थोड़ा सा चेंज हो या जरा भी चेंज ना हो प्राइस में, प्राइस थोड़ा भी बढ़ाया नहीं कम भी नहीं किया, लेकिन उसके बदौलत इनफाइनाइट चेंज आ जाए क्वांटिटी डिमांडेड में, क्वांटिटी डिमांडेड अचानक से बढ़ जाए इनफाइनाइट तक, इतनी बढ़ गई कि पूछो ही मत, उस सिनेरियो में बोलते परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मैं वापस बोलता हूँ कि जीरो चेंज हो या स्लाइट चेंज, थोड़ा सा भी चेंज हो या जरा सा चेंज हो या थोड़ा भी चेंज ना हो, लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी में चेंजेस आ जाए, उसके बोलते परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे दिया है कि 10% फॉल इन प्राइस, किसी चीज की कीमत 10% से कम हो गई तो उसका इनफाइनाइट राइजिंग डिमांड, डिमांड उसका इनफाइनाइट तौर पे बढ़ गया। ये फॉर्मूले से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये देखिए यहाँ पर डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, वाई एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस एक थोड़ा सा राइज या फॉल किया, लेकिन ये जो डिमांड है इसका इनफाइनाइट तक चले गया। तो ये हो गया आपका इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में हो जाता है ईडी इज इक्वल टू जीरो। कैसा? व्हेन, जब कभी ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ विथ नो इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, चाहे प्राइस बढ़ा दिया चाहे प्राइस कम कर दिया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में किसी भी तरह का फर्क नहीं आया, उसको बोलते परफेक्टली इनइलास्टिक, नहीं चेंज हो रहा है डिमांड। जैसे कि 20% फॉल इन प्राइस कम किया फिर भी क्वांटिटी डिमांड में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आया, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, फॉल करने पे भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया, ईडी इज इक्वल टू जीरो। अकर्स एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट और मिल्क, बट अब वैसे सॉल्ट तो आदमी उतना ही खाएगा जितना खा सकता है, मिल्क भी उतना ही लेगा। तो ये इस तरीके से इसका कर्व देख लो, कर्व भी साफ तरीके से रिप्रेजेंट की हुई है। कर्व में साफ साफ बताया है कि वाई एक्सिस पे प्राइस शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस जब बढ़ गया तो जो डिमांड था उतनी की उतनी रह गई,
और प्राइस घटा तो भी डिमांड जो था उतनी की उतनी रह गया, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी की उतनी रह गया, मतलब ईडी इज इक्वल टू 0। तो सॉल्ट और मिल्क के केस में उतना ही रहता है, चेंजेस कुछ नहीं हुआ। OP to OP1 व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP to OP2, इसको क्लियर करके वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ। इस डायग्राम को वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में बनाता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, आप देख सकते हो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके पैरेलल में बना रहा है, पैरेलल के लाइन में। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलता है कि ईडी इज इक्वल टू 1, ये रिप्रेजेंट करता है ईडी इज इक्वल टू 1। जब कभी भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ और उतना ही चेंज प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में भी हुआ, जितना चेंज प्राइस में किया उसके हिसाब से ही 50%, फॉर एग्जांपल फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसके वजह से 50% क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, मतलब जितना चेंज प्राइस की में किया उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में भी हो गया, उतना ही बदलाव, तो वो हो गया यूनिटरी इलास्टिक। ईडी इज इक्वल टू 1 इसको रिप्रेजेंट करते, डायग्रामेटिकली यहां पर दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे प्राइस लाई कर रहा है। जब प्राइस P से P1 की तरफ आया, कम हो गया, तो क्वांटिटी Q से Q1 की तरफ चल गई। एज सिंपल एज दैट, मतलब जितना बदलाव इसमें आया है उतना ही बदलाव क्वांटिटी डिमांडेड में भी आया है। इसको एक्सप्लेनेशन करके दिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोल का शेप बनाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल का शेप, ये जो शेप बन रहा है इस शेप का नाम दिया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, इस शेप का नाम दिया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पर कैसा बोला कि जब कभी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ कभी भी, और उसके बदौलत जितना नहीं चाहिए था उससे ज्यादा चेंज हो गया क्वांटिटी में, प्रोपोर्शनेट, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज हो गया क्वांटिटी में, तो इस डिमांड को बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल 50% फॉल, प्राइस कम कर दिया 50% आधे दाम पे और 100% क्वांटिटी डिमांड हो गई, ज्यादा बढ़ गई, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा बढ़ गई, तो इस तरीके की डिमांड को बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 100 था क्वांटिटी और प्राइस 50 था, काट दिया तो 52 था। कर्व के माध्यम से यहाँ पे दिखाया, देखिए ये कर्व ऐसा बना हुआ है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। प्राइस जैसे ही कम किया वैसे क्वांटिटी डिमांड डबल के स्पीड में बढ़ गई, 2 गुना से बढ़ गई। यहाँ पर देखिए एक ही बॉक्स है, यहाँ पर 2 बॉक्स है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो P से P1 की तरफ आया तो ये Q से Q1 की तरफ भाग गया, डबल के हिसाब से, मोर देन 1। तो ये होता है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। सिंपल, OP से OP1 आया 50% डिमांड, तो डिमांड बढ़ गया, व्हेन प्राइस फॉल हो गया तो डिमांड बढ़ा OQ से OQ1, दैट इज 100%। यहाँ पर जो डिमांड का होता है वो होता है फ्लैटर स्लोप में। रिलेटिवली इनइलास्टिक की बात करें तो यहाँ पर जब कभी भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, थोड़ा भी चेंज हुआ प्राइस में, लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड में लेस, कम चेंजेस हो रहा है, कम, तो जैसे उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। जैसे 50% ऑफ फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस 50% से गिर गया और 25% से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, मतलब जितना बढ़ना चाहिए तो उतना भी नहीं बढ़ गया, आधे से बढ़ी है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 25 और प्राइस 50, डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा 0.5, दैट इज 0.5 क्या होता है, 1 से कम होता है, लेस देन 1। So this type of elasticity of demand is known as relatively inelastic demand. It is shown this formula diagrammatically. Y axis पे again price आ जाता है, axis पे again quantity demanded. तो price was P से P1 आ गया तो ये Q से Q1 की तरफ गया, कम, as comparatively जितना price कम हुआ उसके हिसाब से quantity demand उतना नहीं बढ़ा है, सीधा का सीधा स्लोप आ रहा है, ईडी इज लेस देन 1। उसको बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो स्लोप बनता है वो स्टीपर स्लोप बनता है। यहाँ पर देखिए कुछ डिस्टिंग्विश में समझा के दिया हुआ है, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं बोल सकते, कंप्लीट द टेबल, ट्राई दिस, वो आप कुछ मेथड्स है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करने का। पहला है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होता है, इसको अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया था
और उन्होंने बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी से कैलकुलेट होगी। अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि भाई जितना चेंजेस प्राइस में हो रहा है उसके हिसाब से जितना क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है वही उसकी इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद परसेंटेज इन प्राइस। दिस इज व्हाट फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यू इज इक्वल टू डेटा क्यू अपन डिवाइडेड सेम, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब प्राइस 20 था तो उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांड 10 था, और प्राइस 25 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 9 हो गया। तो चेंजेस इन प्राइस और चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर प्राइस P इज 20, न्यू प्राइस इज 25, चेंज इन प्राइस इज हाउ मच 20 से 25, तो कितने का भाव बढ़ गया 5 रुपए से बढ़ गया, तो 5 का चेंज हो गया। और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 20 के रेट पे कितना अच्छा था 10, लेकिन जब 25 हो गया भाव बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया कम हो गया 9। क्या है चेंज इज डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। सिमिलरली फॉर्मूला रख दिया, काट दिया 10 दूनी 20, 2/5 2/5। अगर आप इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी इस तरीके से आप इसको, ये आपको आ जाएगा 5 4 जा 10 2 जा, मतलब 10 2 जा 20, तो 2/5 हो जाएगा। तो ये 5 अंदर और इस तरीके से इसको 0.4 ला देंगे हम यहाँ से, 5 चौका 20, एकदम सीधा सीधा होता है 5 4 जा। तो देखो 4/10 आप करेंगे तो 4/10 का मतलब क्या हो जाता है 4/10, एक मिनट, हाँ 4/10, ये देखो सिंपल इसका कैलकुलेशन करता हूँ 20/10 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, तो 4/10 दैट इज नथिंग बट 0.4। इस तरीके से ये हो जाता है 0.4 विच इज लेस देन 1, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल ने ही इसको डेवलप किया था। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना टोटल खर्चा हो रहा है, जितना टोटल एक्सपेंडिचर जा रहा है, जितना टोटल खर्चा हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस इज कंपेयर्ड। टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब वो टोटल खर्चा वो खर्चा होगा जितना मेरे पास मैंने प्राइस दिया प्लस क्वांटिटी डिमांडेड। जितना क्वांटिटी डिमांड करूंगा उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर होगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी 10 रुपीज़ की प्राइस की पड़ रही है, 10 रुपीज़ पर हेड, और मैंने उसकी 4 क्वांटिटी डिमांड की है, तो 10 4 जा 40, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो गया वो 40 का हो गया। कनेक्शन ऑफ मार्शल गैस, मार्शल ने ये बताया कि रिलेटिवली इलास्टिक जो डिमांड है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसमें ED इज ग्रेटर देन 1। अब ये जब when the given change in the price of a commodity of total outlay increases, elasticity of demand is greater than 1। जब कभी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर आउटले इंक्रीज हो जाता है एक से ज्यादा, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ED इज इक्वल टू 1, जब प्राइस फॉल या राइज हो और उसके साथ साथ उसका टोटल आउटले चेंज नहीं होता हो, रिमेन्स कांस्टेंट, इज इक्वल टू 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में ED इज लेस देन 1, जब कभी भी गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और टोटल आउटले डिक्रीजेस, अगर कमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज होता है, आउटले डिक्रीजेस, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। उस सिनारियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है लेस देन 1 होता है। टोटल आउटले मेथड कैसे कंपेयर होता है, देखो यहाँ पर इस फॉर्मेट के द्वारा हम लोग समझ लेंगे, इस शेड्यूल के द्वारा। मिस्टर ए थे, ये पर्टिकुलर जब प्राइस 10 में बिक रही थी तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड 6 की थी, तो 10 6 जा 60, और साथ साथ में जब प्राइस उसका 20 का हो गया तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड 5 की, तो 25 सा 100। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है विच इज ग्रेटर देन 1,
1, एज सिंपल एज इट। बहुत एक से बढ़ रही, एक से ज़्यादा। अब वहाँ पर बी जो कंज्यूमर है मिस्टर शर्मा जी, वो जब प्राइस 30 का था तो उनकी जो डिमांड थी वो 4 क्वांटिटी की थी, 34 था 120, और जब 40 का हो गया तो उनकी जो डिमांड थी वो 3 की थी, दैट इज 120। तो यहाँ पर ना कुछ भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, ना तो बढ़ा है ना तो कम हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो प्राइस 50 का बिक रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 की थी, दैट इज 100, और जब प्राइस 60 का हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 की होगी, दैट इज 60, 61 या 60। जहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड बाय 60 देन यू विल गेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन 1, जो कि इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब 10 पर यूनिट डिमांडेड था 6 यूनिट, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 60, बराबर। और जब प्राइस राइज हो गया 20 क्वांटिटी डिमांड से तो डिमांड फॉल हो जाता है 5 यूनिट से, और टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज ₹100 इन केस ऑफ टोटल आउटले इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, हेंस दिस एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये सारे जो आपने अभी यहाँ पर देखा है इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है कि निचोड़ है, एक हिसाब से साफ साफ इसको एक्सप्लेन करके लिखा है कि जैसे कि जब मिस्टर बी था वो जब 30 का यूनिट का प्राइस बिक रहा था तब उनकी एक्सपेंडिचर थी 120 की, और जब प्राइस बढ़ गया 30 से 40 तो उनका डिमांड फॉल हो जाता है 3 यूनिट से, और इस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, इसमें इनकर्ड हुआ 120। इन दिस केस टोटल आउटले इज इक्वल, मतलब जो आउटले हो रहा है वो इक्वल टू द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर के बराबर, तो ईडी इज इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब कभी भी ईडी इज इक्वल्स टू ईडी इज ग्रेटर देन 1 तो वो होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और जब कभी ईडी इज इक्वल्स टू 1 तो वो होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल सी में दिया है कि ओरिजिनल प्राइस 50 पर यूनिट का था, क्वांटिटी डिमांडेड 2 यूनिट्स थी तब के टाइम पे, फिर उसके बाद जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 100 पे, प्राइस राइजेस, प्राइस अचानक से बढ़ गया 50 से 60 कर दिया तो डिमांड जो थी वो फॉल हो गई 1 यूनिट से, तो यहाँ पर 61 या 60। इस केस में जो हो रहा है क्या, टोटल आउटले इज लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से कम है, टोटल आउटले इज लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। इस तरीके की ईडी इज लेस देन 1, इस तरीके की इलास्टिसिटी को बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड कैसा होता है, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, मार्शल ने बताया कि एक और तरीका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का, इट इज नोन एज पॉइंट मेथड, उसको बोलते हैं पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। उन्होंने बताया कि रेशियो मेथड और टोटल आउटले मेथड अगर जब कभी काम ना चले तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट मेथड या डिमांड कर्व की मदद ली जाती है। कैसे क्या होता है, यहाँ पर कैसा होता है, एट द पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला लगता है भैया, फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट होता है कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट एल एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव द पॉइंट यू। ये क्या है एग्जैक्टली, डिमांड कर्व में भी इधर लीनियर या फिर नॉन लीनियर, कुछ भी हो सकता है डिमांड कर्व। अगर लीनियर होगा डिमांड कर्व तो उसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी डिमांड कर्व इज लीनियर इसका मतलब वो डिमांड जो है स्ट्रेट लाइन में। एक्सटेंड की बात करें तो यहाँ पर डिमांड कर्व मीट टू वाई एक्सिस ए एंड एक्स एक्सिस टू बी, प्राइस इलास्टिक डिमांड एक्स एक्सिस इज 0 एंड वाई एक्सिस इज इनफाइनाइट। ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एकदम साफ साफ। यहाँ पर पॉइंट मेथड में लीनियर डिमांड कर्व, जब यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस, व्हेन द प्राइस वाज, जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर आके क्रॉस सेक्शन हो रहा है इन लोगों का, यहाँ पर आके मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है, तो ये सिनारी में ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, ये सिनारी में ईडी इज इक्वल टू 1 और ये सिनारी में ईडी इज लेस देन 1। और यहाँ पर जब एक्सेस की बात करें तो ईडी इज 1, और जब एक्सेस से ऊपर की बात करें तो ईडी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में यह अनंत, अनंत तक जा सकता है। लेट अस अज्यूम कि एबी डिमांड कर्व जो है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं।
पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड वेरियस, अलग अलग लीनियर डिमांड कर्व के हिसाब से कैसे मेजर किया जाएगा। अगर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड, कैसे मेजर करेंगे, पी ए अपॉन पी बी। इसने क्या बोला कि ए बी 8 सेंटीमीटर, टोटल ए बी ले लो, ये ए से लेके बी तक पूरा ए बी, ठीक है। तो ए बी में यहां पर बीच में पी बी आया है, तो ए पी और पी बी, ये देखो यहां पर, इसको इन डिटेल में आपको समझ में आएगा। ये देखो ये यहां पर हो गया, ये इस तरीके से, ये देखो ये कुछ इस तरीके से, यहां से ए बी है तो ये ए पी और पी बी, ए पी और पी बी, यहां पर ये ए पी और पी बी, तो ये ए पी का जो डिस्टेंस है, पी बी का जो डिस्टेंस है, इसके हिसाब से इसने बोला कि ए बी को समझो 8 है टोटल, तो ए पी और पी बी क्या हो जाएगा, 4 और 4 आधे आधे में बांट दिया। तो इस तरीके से कुछ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इस तरीके से पी ए अपॉन पी बी, दैट इज 4/4, काट दिया तो 1 हो गया। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज ई डी इज इक्वल टू 1। अब पॉइंट P1 यहाँ पर इलास्टिक ऑफ डिमांड P1B और P1A, ये देखिए P1B और P1A, P1B और P1A, इन दोनों की बात हो रही, P1B और P1A। P1B को यहाँ पर इसने कंसिडर कर लिया 2 एंड फाइनली ये P1A 6। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। जब आप और तरीके से डिवाइड करेंगे इसको तो आपको फाइनली 0.33 आ जाएगा। तो विच इज लेस देन 1, जो कि 1 से कम है, और 1 से कम रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इनइलास्टिक है, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, विच इज लेस देन 1। पॉइंट P2 के लिए वही सिमिलरली इसको 6 कंसिडर करिए, 2 3 जा 6, 3 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1, which is greater than 1, तो यहाँ पर ED is greater than 1. At this point elasticity is infinite because A point पे infinite है, क्योंकि यहाँ पर जो अपर सेगमेंट है वो 0 हो गया, perfectly elastic demand। और at point B point elasticity is 0 क्योंकि lower segment is 0, ठीक है, इसको बोलते हैं perfectly inelastic demand, ठीक है। पॉइंट A और पॉइंट B पे क्या लाई होगा वो भी बता दें कि पॉइंट A और पॉइंट बी पे क्या लाई होगा। तो इस तरीके से ये हो गया। नॉन लीनियर डिमांड कर्व कैसा होता है कि जब कभी भी व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, मतलब कन्वेक्स ओरिजिन, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट ए बी टचिंग टू द गिवन पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व एक्सटेंडिंग टू द मिड वाई एक्सिस। चलो देखिए कैसे किया इसने, कैसे बना है। फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट टू द बिलो गिवन पॉइंट, अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट अबव गिवन पॉइंट, L अपॉन U। इस तरीके से पॉइंट मेथड नॉन लीनियर डिमांड का A से B, और इस तरीके से डिमांड का बन गया। प्राइस इतना था, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी। वाई एक्सिस पर प्राइस हमेशा आता है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर भी ई बी इक्वल्स टू ई ए, जब कभी भी ई डी इक्वल्स टू 1 है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए दैट इज ई डी इज ग्रेटर देन 1 दैट इज रिलेटिव इलास्टिक, और लेस देन 1 आएगा तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रभाव डालती है, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें। जैसे नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेचर ऑफ कमोडिटी जैसे कि क्लासिफाई कमोडिटी नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स, लग्जरी, डिमांड फॉर नेसेसिटीज़, जैसे कि फूड ग्रेन, अनाज की ज़रूरत, दवा की ज़रूरत, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत, वो इनइलास्टिक है। और कंफर्ट्स की बात करें, लग्जरी की बात करें, कार, परफ्यूम, फर्नीचर, तो वो रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है, वो चेंज हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स की बात करें, जैसे कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स, अगर उसका क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो फिर उसकी तो डिमांड इलास्टिक होगी, चेंज कम ज़्यादा होते रहेगी हमेशा डिमांड।
जैसे कि लेमन जूस हो गया, शुगर कैन जूस हो गया। अब लेमन जूस नहीं मिल रहा तो भैया चलो शुगर कैन जूस पी लो, गर्मी का माहौल है। लेकिन अगर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, कोई भी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे कि साल्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, साल्ट तो साल्ट ही होता है, साल्ट का असर साल्ट ही पूरा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं, तो वह इनइलास्टिक हो गया। नंबर ऑफ यूजेज, सिंगल यूज ऑफ गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, मल्टी यूज गुड्स मोर इलास्टिक डिमांड। बट ऑब्वियसली जैसे कि कोयला और इलेक्ट्रिसिटी इसका मल्टीपल यूज है तो उसको बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड। हैबिट्स की बात करें, ये हैबिट्स डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स या रिलेटिव इलास्टिक, फॉर एग्जांपल एडिक्टिव गुड्स, अगर ड्रग्स का जो एडिक्टेड हो गया भैया उसके लिए तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा, रिलेटिव इनइलास्टिक चाहिए। ड्यूरेबल्स, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स रिलेटिवली इलास्टिक, जैसे कि ड्यूरेबल टिकाऊ फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये पेरिशेबल गुड्स के लिए इनइलास्टिक होता है। इलास्टिक किसके लिए हो जाएगा, रिलेटिव इलास्टिक किसके लिए, अगर ड्यूरेबल गुड्स रहेगा, लेकिन इनइलास्टिक किसके लिए होगा, पेरिशेबल गुड्स के लिए, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, भाई इसको ख़त्म नहीं करना है, इसमें डिमांड कम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, प्राइस के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होगा कुछ भी, इनइलास्टिक है। जो हम लोग ने पढ़ा एक अलग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इन डिटेल में मैंने पूरा का पूरा बताया हुआ है इस चैप्टर को। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो 2 से 3 बार आप लूप में करके देखिएगा, समझ जाएंगे एग्जैक्ट क्लियर तरीके से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो जैसे कि अभी कभी भी डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन, मतलब एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट, अगर मोबाइल का हैंडसेट कम हो गया दाम तो जिसकी वजह से डिमांड फॉर सिम कार्ड बढ़ जाएगा। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिम कार्ड वापरना शुरू कर देंगे तो डिमांड उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि फ़ोन सस्ते हो गए तो लोग फ़ोन ज़्यादा खरीदने लगेंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर डिमांड फॉर द गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक, अगर इनइलास्टिक है तो इफ़ द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम, हाई बहुत पैसा है भाई, उसका डिमांड पैटर्न वेरी रिच है, और एक एक्सट्रीमली पुअर पर्सन है, रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस, क्योंकि बड़े लोग को इससे कुछ परवाह नहीं पड़ती, कोई असर नहीं पड़ता, दाम क्या भी हो जाए, लेकिन छोटे लोग को बहुत असर पड़ जाता है। यहाँ पर देखते हैं अर्जेंसी नीड्स, अब गुड्स जैसे ऐसी कोई चीज़ है जिसका अर्जेंट में नीड है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे, जैसे कि मेडिसिन हो गया, लग्जरी का गुड्स हो गया, अर्जेंट लेस अर्जेंट है, मतलब मिल गया तो भी ठीक है चलेगा। टाइम पीरियड की बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम के ऊपर बहुत रिलाई करता है, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, जैसे कि स्पीकिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड greater will be the elasticity of demand and vice versa. This is because consumer can change the consumption habits long run in favor of cheaper substitution of the commodities. हाँ ठीक है, अभी कोई उसको महंगी चीज़ों की आदत पड़ गई है, वो कंज्यूम करता है, वो कंजम्पशन हैबिट तो वो चेंज कर सकता है, अगर उसकी टाइप में उसको सस्ता कोई चीज़ मिल जाए, चीपर सब्सिट्यूट मिल जाए तो। यू शुड नो में ये सब आपको पता होना चाहिए। अबंडेंट फ्यू, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इनइलास्टिक, नेचर ऑफ कमोडिटी, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये कुछ डिटरमिनेंट्स है हैबिट्स के हिसाब से, हैबिचुअल, नॉन हैबिचुअल, हैबिचुअल अगर रहेगा कोई भी तो रिलेटिव इलास्टिक, नॉन हैबिचुअल रहेगा तो रिलेटिवली इलास्टिक। तो इस तरीके से ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेते हैं हम लोग, क्या क्यों ज़रूरी है। इलास्टिक डिमांड एक तरह का ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है प्रोड्यूसर के लिए, फार्मर के लिए और वर्कर के लिए। गवर्नमेंट क्या करता है, लॉर्ड गिन्स ने बताया कि जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, अल्फ्रेड मार्क्स ने बताया कि ये लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। हर एक जो प्रोड्यूसर होता है, हर एक प्रोड्यूसर जो होता है उसको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि भैया कि उसको क्या प्राइस रखना है, एट विच प्राइस ही हैज़ टू सेल, उसको अपना सामान बेचना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट अगर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिव इलास्टिक, ही विल फिक्स अ हायर प्राइस, वाइस वर्सा, लोअर प्राइस भी फिक्स कर सकता है, हायर प्राइस भी फिक्स कर सकता है, ये टोटल प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज ऑल्सो यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट, अब इसको मोनोपोलिस्ट भी बोल सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है। गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, टैक्सेशन, अब गवर्नमेंट को आसान हो जाता है कि टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट बना सकती है उसके बेस पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेस पे। और कमोडिटीज़ हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक विल बी टैक्स्ड मोर, ठीक है, जिसका डिमांड इनइलास्टिक है उसको ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, विच विल नॉट अफेक्ट देयर डिमांड मच, वाइस वर्सा, ठीक है।
इसका इलास्टिक है उस पर नहीं, लेकिन इनइलास्टिक उस पर ज़्यादा। फैक्टर प्राइसिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जैसे कि फैक्टर प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कमांड अ हायर प्राइस एज कंपेयर टू दोज हु हैव इलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक में ज़्यादा ही प्राइस लग रहा है। फॉर एग्जांपल वर्कर्स कैन आस्क फॉर हायर वेजेस, ज़्यादा पगार मांग सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से वर्कर भी बोलेंगे भाई हम लोग को एक्स्ट्रा काम कराओगे तो एक्स्ट्रा पगार दो और पगार भी बढ़ाओ। अभी फॉरेन ट्रेड के लिए भी ये बहुत यूजफुल होता है, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन का टर्म्स एंड कंडीशन, नियम व अटी फॉरेन ट्रेड के लिए। जो कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट करती हैं कमोडिटीज़ को, फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक रेज देयर प्राइसेस। जिसका इनइलास्टिक डिमांड है उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं ताकि उनकी प्राइसेस रेज हो सके। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम, ये जो ओपेक है ये करता है, उसमें बढ़ा देती है सेवरल आइटम्स टाइम्स, ऑयल्स के दाम कभी भी बढ़ा देती है। और यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री, जिसकी मदद से अपन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो हिसाब किताब है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पब्लिक यूटिलिटीज़, अगर जनता की सुविधाओं के लिए जैसे कि रेलवे हो गया, उसकी इनइलास्टिक डिमांड है। गवर्नमेंट कैन इधर सब्सिडाइज और नेशनलाइज, कभी भी उसको सब्सिडाइज कर सकती है, छूट दे सकती है, या फिर नेशनलाइज कर सकती है, केंद्रित कर सकती है, प्रोवाइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसके लिए। प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन्स इनकम स्मॉल देन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर जैसे न्यूज़पेपर जो है उसका एक्सपेंडिचर इज लार्ज, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, और लेकिन उसका जो डिमांड है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। चैनल पर पहले ही बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके यार लाल कलर का बटन दबा दो, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपकी मोहब्बत हमको मिल जाएगी। हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और भी चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहली बात भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक